नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक्सी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज कर सकते हैं कि ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए दोस्तों जो कि आपके पेपर में पूरा आने की पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों अब आपका एग्जाम डेट भी नज़दीक आ चुका है दोस्तों, और आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक चीज़, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेके जाना है उसको भी सुन लीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वो उसके साथ साथ एक आईडी प्रूफ ही लेके आपको जाना है दोस्तों। दो चीज़ पर्याप्त रहेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कुडुख है, कुडुख आपका कहाँ की बोले जाने वाली ये भाषा है कुडुख। ठीक है, तो कुडुख के बारे में कुछ जरूरी जानकारी है उसको आप जान लीजिए यहाँ पे कि कुडुख भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बोले जाने वाली एक द्रविड़ भाषा है। आदिवासी लोग, देखिए दोस्तों, तुरांग का अर्थ कुडुख भाषा में, अगर कभी पूछ लेता है कि कुडुख भाषा में तुरंग का अर्थ क्या होता है, तो कुडुख भाषा में तुरंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वन होता है या जंगल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है, तो झारखंड के लोगों की भाषा है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को किस रूप में देख सकते हैं? सभी रंगों में, केवल काले और सफ़ेद रंगों में, केवल हरे रंग में या केवल लाल रंग में? तो जो जानवर रात्रिचर होते हैं दोस्तों, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं उन्हें रात्रिचर कहा जाता है, और वे वस्तुओं को केवल दो ही रंग में देख सकते हैं, काला और सफ़ेद रंग में। तो ऐसा दोस्तों कौन सा जानवर है? आप जान लीजिए, उल्लू जो होता है दोस्तों वो एक रात्रिचर प्राणी होता है, वो केवल काला और सफ़ेद देख सकता है। इसके अलावा जो रेगिस्तानी सांप होते हैं दोस्तों वो भी क्या होते हैं? रात्रिचर होते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नहीं, दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या मेघालय? दोस्तों आपको बता दें कि बिहू जो त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है? असम में बिहू त्यौहार प्रचलित है, या बिहू त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है। तो दोस्तों असम की जो घर हैं उसकी विशेषता आप जान लीजिए कि असम के जो घर हैं दोस्तों वो ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण जो छत होता है वो भी ढालू बनाए जाते हैं ताकि छत पे कोई भी बारिश का जो पानी है दोस्तों छत पे न रुके। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, तो असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा में, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र? तो वर्ली दोस्तों क्या है? एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? दोस्तों नीता जो है वो आंध्र प्रदेश जाती है और वहाँ पे 2 साड़ियाँ खरीदती है और जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? कलमकारी, कंथा, पोचमपल्ली, कलमकारी या पोचमपल्ली और कांजीपुरम, कलमकारी या चंदेरी? दोस्तों ये साड़ियाँ क्या कहलाती हैं जो विशेष रूप से वहाँ पे बनाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में? वो पोचमपल्ली और कलमकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय नृत्य रूप कथक किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या केरल? तो शास्त्रीय नृत्य जो है कथक क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है कि जो किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पे करा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की फेमस चित्रकला है? ये बिहार राज्य की एक फेमस चित्रकला है दोस्तों। इसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही है या गलत है। तो कथन ये है कि इस चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इनको बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों से जो रंग प्राप्त होता है उसका उपयोग किया जाता है। सेकंड है कि चित्रों में मानव,
पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें मानव, पशु, पेड़ सभी रूप से सम्मिलित रूप से सब दिखाई देते हैं। ठीक है। और कथन सी है कि यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पे पड़ा है। मधुबनी एक जिला दोस्तों जो कि कहाँ पे है, बिहार में, उसी के नाम पे इस कला का नाम पड़ा है। और मधुबनी, देखिए कथन डी दे रखा है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध चित्रकला है। राजस्थान का नहीं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ये बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जिस ऑप्शन में ए, बी और सी कथन सही है वही क्या है, इसका राइट जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि सलाद के बारे में, सलाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है उसको आपको चूज करना है। कथन एक है कि सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं। तो आप दोस्तों यहीं पे रुकिए, थोड़ा जान लीजिए कि सलाद होता क्या है। सलाद जो होता है भालू जैसे, छोटे भालू के बच्चे जैसा दिखाई देता है और इसकी खास बात ये होती है कि ये पूरे लाइफ टाइम सिर्फ 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां और टहनियों को भोजन के रूप में यूज करता है या खाता है। ठीक है। और आपको बता दें कि इसका जो एज होता है या लाइफ टाइम होती है 40 वर्ष जीवित रहता है। ठीक है। और 17 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टे लटक के सोता है। चलिए यहाँ पे दे रखा है कि सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। 22 नहीं दोस्तों, 17 घंटे सोते हैं, 22 गलत हो जाएगा। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, बिल्कुल गलत है, चिंपैंजी नहीं। भालू जैसे दिखाई देते हैं, सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है कि सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न पूछता है कि यहाँ पे ये मैथमेटिकल प्रश्न है कि एक व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के लिए एक्सप्रेस ट्रेन पे चढ़ा। ट्रेन अहमदाबाद से 13:30 पे रवाना हुई और 1 सितंबर 2015 को 7:30 पे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी जो है 2268 किलोमीटर है, तब दोनों स्टेशनों के बीच की औसत दूरी क्या होगी? दोस्तों यहाँ पे औसत चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, जान लीजिए कि चाल बराबर फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे आपको दूरी दे रखा है, इसमें से आपको समय काउंट करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब 30 अगस्त 2015 को अहमदाबाद से, यहाँ पे दिया है ना कि 30 अगस्त 2015 को अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन पे चढ़ा, तो जो कब पहुंचती दोस्तों? 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंचती है। ठीक है, कब पहुंचती है? 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंचती है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो ट्रेन है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ से आपको 30 अगस्त को चल रही है। 30 अगस्त से लेके, अगर यहाँ पे हम काउंट किया जाए, 30 अगस्त दोपहर के समय क्या है दोस्तों? 13:30 दिखा रहा है। इसका मतलब कब का समय हो गया? दोपहर का समय हो गया। और अगर यहीं पे लिखा होता 1:30 तो मॉर्निंग का समय होता। ठीक, तो यहाँ पे 30 अगस्त को रवाना होती है और 1 सितंबर को 1:30 बजे तक कितना घंटा काउंट हो जाएगा? यहाँ पे 1 सितंबर रात 1:30 तक कितनी दूरी तय कर लेगी? वो टोटल दूरी तय करेगी 24 घंटा हो गया, पहले 30 से 31 तक, फिर 1 को रात में पहुंचती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? 24 + 12, तो टोटल घंटा जो यहाँ पे काउंट किया गया वो क्या हो गया? 36 हो गया। अब यहाँ पे रात में कितने पहुँच रही है? 1:30 बजे। तो 1 सितंबर को रात में पहुँचती है और सुबह कितने बजे वहाँ पे दोस्तों? सितंबर को 7:30 बजे। तो 1:30 बजे से लेके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1:30 बजे का जो समय दिया गया है, इतने से लेके 7:30 बजे तक कितने टाइम और लगेगा? उसको लग जाएगा यहाँ पे 6 घंटे का समय और लगेगा। ठीक है, तो टोटल हो जाता है यहाँ से 36 हुआ। ठीक है, यहाँ पर 36 हुआ और 36 में 6 और ऐड करेंगे तो टोटल घंटा हो जाएगा 42 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टोटल 42 घंटा। और यहाँ पे दूरी दे रखा है 2200
68 किलोमीटर दूरी दिया गया। इसमें जो है आप अगर 42 से भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका 54 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दिया है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। एक है कि यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड है कि यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। सी है कि यह एक छायादार वृक्ष होता है, बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। और यह अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है वो किसका है कथन? यहाँ पे रेगिस्तान ओके जो वृक्ष होता है दोस्तों, रेगिस्तान ओके, उस वृक्ष की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, जिसमें आपको बता दें कथन ए, कथन बी और कथन सी तीनों ही क्या है? खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि यहाँ पे करा है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन है कि हाथियों के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं। बिल्कुल सही, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 14 से 15 वर्ष के जो मादा हाथी और बच्चे शामिल होते हैं और इनकी संख्या जो होती है 10 से 12 की इनकी संख्या होती है। और जो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। और एक जो वयस्क हाथी होता है एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियों को खा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया, और हाथी जो है अपने आप को ठंड पहुँचाने के लिए वो कीचड़ से खेलना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है या उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कथन एक तो बिल्कुल सही हो गया। कथन दी दे रखा है कि हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड का नेतृत्व करती है, ये भी आपका सही हो गया। हाथी का झुंड कितनी भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है, ये गलत है क्योंकि 10 से 12 ही उस झुंड में होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आपको बताना है कि सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन सिर्फ 2 ही हैं, कौन सा है? एक आपका ए है और दूसरा कौन सा है? सी है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे दिया है कि जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में स्थित हैं? अरावली, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल। जब कोई व्यक्ति जो है वो अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। सुरंगें कहाँ पे स्थित हैं? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पे अवस्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है और वहाँ वह देखती है कि ऊंचे पेड़ उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? देवदार, नारियल, सेब या लीची। तो वहाँ पे उसने कौन से पेड़ देखे होंगे दोस्तों? नारियल के पेड़ देखे होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कराए के निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामने के दांत जीवन बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा न होने से रोकने हेतु उससे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है? गिलहरी, छिपकली, चूहा या दीमक। दोस्तों इसमें से कौन सा राइट जवाब होगा? गिलहरी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन विभिन्न दिनों में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करती है। पहला है कि प्रत्येक छात्र को एक पेड़ अपनाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, वन संरक्षण पर वाद विवाद का आयोजन करना, पेड़ों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है? दोस्तों सबसे कम प्रभावी विधि कौन सी है इसमें से? तो आपको बता दें कि सबसे कम प्रभावी ये है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का जो भंडार दिखाना, ये सबसे कम प्रभावी है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी या डी में से कौन सा सबसे कम प्रभावी है? तो डी जो है वो सबसे कम प्रभावी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे,
यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रेल लिपि के मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि पर आधारित होती है 5 बिंदुओं पे, 6 बिंदुओं, 7 बिंदुओं या 8 बिंदुओं। तो ब्रेल लिपि का उपयोग दोस्तों जो अंधे व्यक्ति होते हैं दोस्तों उनके पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बना के पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने हाथ से टच करके उस चीज़ को पढ़ सकें या समझ सकें। तो इसमें कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि अबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। अबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। तो अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो आपको बता दें तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, इसका राइट जवाब कथन एक सही है कि यहाँ रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अबू धाबी में जो जल है वो पेट्रोल की तुलना में महंगा है, बिल्कुल सही। और यहाँ स्थानीय लोग की भाषा क्या है? अरबी है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए, बी और सी कथन क्या है? तीनों ही राइट हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के कौन से राज्य में व्यक्ति नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना अधिक पसंद करते हैं? गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार या मिजोरम। तो हमारे देश के किस राज्य में नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? तो गोवा में। इस प्रश्न का राइट जवाब गोवा हो गया। कभी पूछ लेता है कि हमारे देश के किस राज्य में व्यक्ति जो है सरसों के तेल में पकाई गई सब मछली खाना पसंद करते हैं? तो जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट में देखा और यह साबित किया कि मच्छर जो है मलेरिया से फैलता है, और उन्हें उसके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन थे वो? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्टर, रोनाल्ड रॉस। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है कि मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाने का शौक है, जबकि दिव्या को आयरन की कमी वाला खाना पसंद है। मीरा और दिव्या दोनों क्रमशः निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित हो सकती हैं? मोटापा या स्कर्वी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मीरा है वो क्या करती है? समोसा, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है। इसका मतलब वो किससे पीड़ित होगी? मोटापा से। तो मोटापा सिर्फ 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहले और चौथे में। दोनों को काट दीजिए, बच रहे हैं 2 आपके पास यहाँ पे। और यहाँ पे और दिव्या को आयरन की कमी वाला खाना पसंद है। इसका मतलब उसको क्या है? एनीमिया से ग्रसित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ ईवीएस की पेडोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए या प्रदान करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? क्यों? यह वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करेंगी, यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेंगे, यह हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकेंगे। दोस्तों इसमें जो राइट जवाब आपका है कि विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा इसलिए प्रदान करनी चाहिए क्योंकि पर्यावरण जो है वो जीवन का एक विभिन्न अंग माना जाता है दोस्तों, ताकि बच्चा जो है वो पर्यावरण से अपने जुड़ सके और पर्यावरण में क्या गलत है दोस्तों, किससे प्रदूषण होता है, क्या करने से प्रदूषण नहीं होता, मतलब उन सब सारी चीज़ों को दोस्तों वो समझ सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करना, मनुष्यों के शेष विश्व के साथ के अंतर संबंध को समझना, पर्यावरण की वास्तविक समझ विकसित करना, पर्यावरणीय घटकों को समझना। तो इसमें से आपको बता दें दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है कि पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा किया, ताकि पर्यावरण में जो भी दोस्तों गलत चीज़ें हो रही हैं, या वृक्ष को काटा जा रहा है, या कहीं पे खाद्यान्न जलाया जा रहा है, या प्रदूषण फैलाया जा रहा है दोस्तों, उन सब के प्रति क्या है? जागरूक किया जाए, जागरूकता पैदा की जाए। इसके अलावा पर्यावरण की जो वास्तविक समझ है उसको बच्चों में विकसित की जाए, ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को वास्तविक रूप से समझ सके, और पर्यावरण घटकों को समझाना। जबकि यहाँ पे दिया गया है मनुष्य के शेष विश्व के साथ अंतर संबंध को समझना। यही क्या है? इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे।
अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्या है, पर्यावरणीय कारक है। मनोभाव, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण या विद्यालय। दोस्तों क्या है इसमें से पर्यावरणीय कारक, विद्यालय एक क्या है कि पर्यावरणीय कारक है दोस्तों, जहाँ पे पर्यावरण के मुद्दों या पर्यावरण की चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है जो कि वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे यहाँ पे पूछा रहा है कि दोस्तों मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है, बिल्कुल गलत। जो मधुमक्खी पालन का समय होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ तक का होता है। मधुमक्खी चींटी के फूलों से आकर्षित होती हैं, बिल्कुल सही। कथन सेकंड सही हो गया। मधुमक्खियों को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता पड़ती है, ये भी आपका सही है। और मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सही दोस्तों। मधुमक्खी पालन करना है तो उसके लिए चीनी का रस या घोल बनाया जाता है, तो उसके लिए चीनी तो खरीदना ही पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जिसमें आपको जिस ऑप्शन में कथन सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही हो वो इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना की। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाए, वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें। विद्यालयों को कक्षा की शिक्षा को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद हो। दोस्तों यहाँ पे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपका जवाब मिल गया यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को कक्षा की जो शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई दोस्तों उसको विद्यालय के बाहर से जोड़ने में मदद मिलती है या सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा सभी प्रश्न अच्छे हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो प्रयुक्त भाषा वो कैसी होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों की रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, बच्चों को समझना संक्षिप्त और कठिन होना चाहिए, परिभाषाओं पर जोर देने के साथ साथ औपचारिक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि बच्चा जो है उसको किसी चीज़ के लिए जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, उसको परिभाषाओं को याद नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको समझाया जा सकता है, ठीक है, और वो भी प्रेम पूर्वक से, ठीक है। उसके ऊपर दंडात्मक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बच्चों को समझाना और कठिन बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, और यहाँ पे परिभाषाओं पे जोर देना ये भी गलत है। तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए, ये भी गलत है। जबकि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में भाषा हो वो बच्चों की रोजमर्रा की भाषा, जो बच्चा रोज की भाषा यूज कर रहा है उस भाषा से संबंधित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी प्रश्न अच्छा है। कह रहा है कि ईवीएस में बच्चे विशेष रूप से समूहों में शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक शिक्षा में सुधार करता है। जब उनके रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा की जाती है तब बच्चे खुश हो जाते हैं और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आपको बता दें कि जो बच्चे हैं विशेष रूप से समूहों में शिल्प या कला सीखने का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी अधिगम को बढ़ा देती है। मतलब इस साथ साथ अधिगम को बढ़ावा देती है, मतलब जो चीज़ें हैं एक साथ है सीखा जा सकता है, उस चीज़ को बढ़ावा देती है। इसके अलावा एक सामाजिक शिक्षा में सुधार कर, जहाँ पे कई लोग मिलकर दोस्तों एक कार्य करें तो वहाँ पे दोस्तों सामाजिक माध्यम से शिक्षा में सुधार होता है और बच्चा जो होता है कई चीज़ें समाज में रह कर सीखता भी है, ठीक है। उसके अलावा जब उनके रचनात्मक कार्य जब वो कार्य करते हैं, जब उसकी प्रशंसा होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो उस कार्य को बहुत ही लगन और उत्साह के साथ प्रक्रिया करते हैं। तो सभी जो हैं कथन बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसकी वकालत नहीं करती है कि
पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है, मतलब उसकी विशेषता जो होती है दोस्तों, वो किसकी वकालत नहीं करती है। बच्चे कम गतिविधियां करते हैं, बच्चों को खुद सीखने के लिए समय मिलता है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को अन्वेषण करने के लिए बहुत जगह मिलती है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है किसकी वकालत नहीं करती है, बच्चे जो हैं वो कम गलतियां करते हैं, इसकी वकालत नहीं करती है। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का मुख्य रूप से लक्ष्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना, कक्षा के अधिगम को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, विषय के बुनियादी सिद्धांतों को याद करना। जहाँ पे याद करने की बात आ जाए वो नेगेटिव ऑप्शन होते हैं, उसको आप तुरंत गलत काट दिया करिए। विषय की बुनियादी अवधारणा की समझ विकसित करना। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो रूपरेखा 2005 है वो दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस का शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि कक्षा का जो अधिगम, जो बच्चा कक्षा में सीख रहा है उसको जो है विद्यालय के बाहर के दुनिया में क्या हो रहा है उस चीज़ से रिलेट करके बताना चाहिए या जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया जहाँ छात्रों के विभिन्न टीमों को स्कूल में पड़े कचरे को इकट्ठा करना और उसमें से कुछ उपयोगी बनाना, साझा करने और साथ काम करने के लिए ऐसे कार्यों के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसा करने से किस प्रकार के मूल्यांकन किया जा सकता है। दोस्तों क्या है इसमें, एक बार फिर से पढ़िएगा कि एक ईवीएस शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया जहाँ पे छात्रों के विभिन्न टीमों को स्कूल में पड़े कचरे को इकट्ठा करना और उसमें से कुछ उपयोगी बनाना, तो साझा करने और साथ साथ काम करने के लिए ऐसे कार्यों के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन किया सकता है। कौशल की व्याख्या करना, संचार कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल या सामाजिक कौशल। जहाँ पे दोस्तों जो बच्चे हैं जब एक साथ मिलजुल कर किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पे जो सामाजिक कौशल है उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।